नमस्कार, मैं मनोज यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स और यूपीपीएससी मैकेनिकल ए के लिए हम लोग अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसी के आगे नेक्स्ट ये वीडियो है जिसमें हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे, तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम को ही हम आगे बढ़ाएंगे और उसी में हम इसको डिटेल में स्टडी करते हुए इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम लोग वहां पे बात कर चुके थे कि सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं। वो टाइप्स थे आपके क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड एडियाबेटिक सिस्टम। डिटेल उसकी स्टडी हो चुकी है, उसके एग्जांपल भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह से उस सिस्टम के बारे में आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका जो है वो सिस्टम में ही वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फेज। ठीक है, कि सिस्टम को जो हम फेज के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम जब फेज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे दिमाग में आ रहा है कि फेज। तो यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द फेज। फेज है क्या एक्चुअली। ठीक है, फेज एक्चुअली जो है यहाँ पे अगर हम जाने तो यहाँ लिखा देखिए, फेज रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म throughout physical structure and chemical composition। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है जो कि कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म कंडीशन में होता है, चाहे वो उसकी फिजिकल कंडीशन ली जाए चाहे उसकी केमिकल कंडीशंस ली जाए। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म, थ्रू आउट यूनिफॉर्म फिजिकल स्ट्रक्चर एंड थ्रू आउट यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, ये दो वर्ड्स आ रहे हैं। इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए, जो आ रहा है ये कि फिजिकल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म हो और उसका केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म। इन दोनों का मतलब क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि देखिए, जो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की वो मानी जाती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो आइदर ऑल द फिजिकल सिस्टम इज कंप्लीटली सॉलिड और इट विल बी कंप्लीटली अ लिक्विड और इट विल बी कंप्लीटली अ गैस। यानी कि जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली एक ही फॉर्म में होगा, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, तब वो यूनिफॉर्म आपका फिजिकल स्ट्रक्चर शो हो रहा है। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मैटर आप कंसीडर कर रहे हैं या फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर ले रहे हैं तो एक पार्ट जो मैटर का है उसका कंपोजिशन ठीक वही होना चाहिए जो कि बाकी अदर पार्ट्स का है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें कि मान लीजिए ये एक पेन है हमारे पास, अगर यहाँ पे इसका हम केमिकल कंपोजिशन चेक करें तो जो केमिकल कंपोजिशन इस पार्ट का है ठीक के वही केमिकल कंपोजिशन इधर का भी होना चाहिए, यहाँ का भी होना चाहिए, यहाँ का भी होना चाहिए। वो किसी भी पार्ट या किसी भी लोकेशन पर अगर हम उसको टेस्ट करें तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए वो हर जगह सेम आना चाहिए। इसका मतलब उस कंडीशन में उसमें केमिकल यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो एक फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फेज के बेसिस पे ही हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो सिस्टम है उसको डिसाइड करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इनको? एक्चुअल में देखिए, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पे हम एक सिंगल आयरन रॉड लें, तो या आप ये कहिए कि हमने ये मार्कर लिया हुआ, तो ये सॉलिड है कंप्लीटली, तो ये एक सिंगल फेज में है। एक कंटेनर लीजिए और इस कंटेनर में मान लीजिए आपने कंप्लीटली एक कोई लिक्विड भरा हुआ, मान लीजिए जैसे कि पानी। ठीक है, अब ये जो वाटर आपने इसके अंदर लिया दैट इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक सिंगल फेज में है। अगर मान लीजिए इस लिक्विड की जगह इस कंटेनर में वो कंप्लीटली गैस भर दें तो उस कंडीशन में वो भी एक सिंगल फेज में है। तो अगर वो चीज सिंगल फेज में है इसका मतलब उसमें यूनिफॉर्म फिजिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब यहाँ पे फेज जो है वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, मोर देन वन फेजेस। अब जैसे क्या है कि अगर हम केवल रॉड ले रहे हैं या केवल वाटर ले रहे हैं जो कंटेनर में है या केवल गैसेस ले रहे हैं तो ये क्या होंगे? एक सिंगल फेज में होंगे। ठीक है, अगर यही चीज हम कहें कि मान लीजिए हम मिक्सचर ले लें, अब दो गैसेस का मिक्सचर लेंगे तो दोनों गैसेस आपस में क्या हो जाएंगी? मिसिबल हो जाएंगी। तो दो गैसेस अगर आपस में मिसिबल हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सिंगल फेज में होगा। अगर दो लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड है, दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल है यानी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चल रहा कि कौन कौन सा लिक्विड है या एक तीसरे टाइप का लिक्विड बन जा रहा मिल करके, तो ऐसी कंडीशन में भी वो सिंगल फेज में होगा। लेकिन अगर दो लिक्विड है या दो गैसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में वो सिंगल फेज में नहीं होगा बल्कि टू फेज सिस्टम में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देखिए कि सॉलिड और लिक्विड को एक साथ रख लिया जाए
तो सॉलिड और लिक्विड को अगर एक साथ रखेंगे तो उस कंडीशन में वो टू फेज सिस्टम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आइस का एक टुकड़ा लीजिए और पानी लीजिए, ठीक है, 5 टुकड़े आइस के टुकड़े को पानी के फर्श उस पे डाल दीजिए, और पानी के पार्ट में जब वो जाएगा तो दोनों अलग अलग सिस्टम में है, दोनों का फेज अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, टू फेज सिस्टम। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। अगर सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों रखी गई हैं एक साथ तो ये थ्री फेज सिस्टम हो जाएगा। तो इनके जो फेजेस हैं इसके बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि वेदर द सिस्टम इज हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अब अगर हेट्रोजीनियस सिस्टम है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल फेज होगा, यानी टोटल या तो लिक्विड में होगा या तो फिर क्या होगा, उसका मिक्सचर जो होगा वो भी लिक्विड में रहेगा, ठीक है, या फिर वो टोटल सॉलिड होगा या फिर टोटल गैसेस होगा या उनके मिक्सचर ही सिंगल फेज में होंगे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए जरा, आइस, वाटर एंड ड्राई सैचुरेटेड वेपर, इन तीनों को अगर एक साथ रखा जाता है तो ये तीनों ही मिलकर के एक सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये तीनों मिलाकर के एक बना रहे हैं सिंगल फेज, इसलिए ये आपका हो जाएगा होमोजेनियस सिस्टम। दूसरा है वाटर प्लस अमोनिया, वाटर और अमोनिया एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं इसलिए ये एक सिंगल फेज बनाएंगे, यहाँ पर भी ये दोनों आपका जो होगा वो होमोजेनियस सिस्टम हो जाएगा। वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो जब ये बेसिकल लिक्विड्स हैं तो सिंगल लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे, तो यहाँ से ये दोनों भी मिलकर के एक सिंगल फॉर्म में जा रहे हैं, सिंगल फेज में जा रहे हैं, इसलिए होमोजेनियस सिस्टम। थर्ड आपका है एयर प्लस वाटर वेपर, एयर और वाटर वेपर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी वो एक तरीके से गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट भी आपका एक सिंगल फेज में है, तो सिंगल फेज में होने की वजह से ये भी आपका होमोजेनियस सिस्टम हो गया। तो अगर कोई भी सिस्टम वो एक सिंगल फेज में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो आपका जो होगा सिंगल फेज वाला पार्ट या सिंगल फेज सिस्टम वो होगा होमोजेनियस सिस्टम। अब इसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। तो हेट्रोजीनियस क्या होगा कि अगर मोर देन वन फेजेस हैं, अगर उस सिस्टम में मोर देन वन फेजेस एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में जो सिस्टम होगा वो हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। जैसे आइस प्लस वाटर, यहाँ पे आइस देखिए सॉलिड है प्लस वाटर आपका लिक्विड है, दोनों मिक्सिबल भी नहीं है और दोनों अलग अलग आपके स्टेट में है, फिजिकल स्टेट में है, तो इसलिए इनका दो फेज अलग अलग बन रहा है, ये टू फेज सिस्टम है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। दूसरा है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, अगर दो इमिसिबल हो जो एक दूसरे के साथ ना मिक्स होने वाले लिक्विड हैं तो ऐसी कंडीशन में भी वो आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। जैसे आप ऑयल लीजिए और वाटर को लीजिए तो दोनों की फेस सरफेस अलग अलग रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये भी आपका क्या हो जाएगा, टू फेज सिस्टम। या फिर वाटर और मरकरी को लीजिए तब भी ये टू फेज सिस्टम बनाएगा, इसलिए इसमें भी हेट्रोजीनियस सिस्टम। वाटर प्लस गैसोलीन, यानी आपका वाटर है और उसमें गैस कोई रखी जाए, तो दोनों यहाँ पे एक जो है लिक्विड फेज में है, दूसरा गैसियस फेज में है, तो यहाँ पे भी टू फेज सिस्टम, इसलिए ये दोनों मिलकर के भी हेट्रोजीनियस सिस्टम बना लेंगे। नेक्स्ट है वेट स्टीम। वेट स्टीम आपका पता है कि लिक्विड प्लस वेपर इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होने की वजह से ये भी टू फेज सिस्टम में आता है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि जो ऑन द बेसिस ऑफ फेज जो सिस्टम है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, द फर्स्ट वन इज द होमोजेनियस सिस्टम एंड सेकंड वन इज द हेट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग अगर बात करें कि क्या होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, देखिए एक्चुअली किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को एनालाइज करने के हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक को हम थोड़ा इस टॉपिक के जस्ट बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम की, तो इस कंडीशन में मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो पूरे थर्मोडायनामिक सिस्टम में सबसे ज्यादा यूजेबल है, यानी कि वही पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी सिस्टम को डील करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ वाली जो कंडीशन है कि अगर किसी भी सिस्टम का जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर किसी भी सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कहें, अगर वो चेंज नहीं होती है तो इस तरह की जो कंडीशन होती है सिस्टम की वो आपकी आती है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो चेंज नहीं होती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है
जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका मतलब है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये ले सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, इसको अगला ले सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर, वेलोसिटी और इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये क्या बता रहे हैं आपको, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है किसी सिस्टम की, ठीक है। अब अगर किसी सिस्टम का, अगर मान लीजिए ये हमने कहा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक क्वांटिटी चाहिए। अगर हम प्रेशर बता रहे हैं तो प्रेशर इसके हर एक लोकेशन का, हर एक पॉइंट का वो क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dp by dt, ठीक है। जो चेंज ऑफ प्रेशर है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट के बीच में अगर हम प्रेशर देखें तो वो प्रेशर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद जस्ट मान लीजिए ये है तीसरा, तो इस कंडीशन में भी इसके प्रेशर और इस प्रेशर और प्रेशर के बीच की जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का अगर प्रेशर सेम है तो इसका मतलब है उसका प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। इसी तरह से टेम्परेचर का है, इसी तरह से वेलोसिटी का है। यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ही वो कंडीशन है जिसमें हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक। तो एक चीज जो इसमें आपको बेसिकली समझ लेनी है कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है और उसमें टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, उसमें आपका जो है प्रेशर इक्विलिब्रियम हो, यानी कि उसमें मैकेनिकल फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस ना हो, लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक तीसरा इक्विलिब्रियम भी होना जरूरी होता है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। इन तीनों तरह के इक्विलिब्रियम्स अगर उसमें लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम में, तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर उसमें मान लीजिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम तो है, साथ साथ उसके मान लीजिए कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके साथ केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम तो है और इसके साथ ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा दैट विल लाई अंडर द कंडीशन ऑफ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका नाम हम रखते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी अगर किसी सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ जरा समझ लेते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम ये तीनों क्या हैं, ठीक है। अब अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको आगे समझ लेना है। इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए ये कहा हमने एक सिस्टम है, तो दिस इज द सिस्टम, और इसके बाहर क्या होगी, इसकी सराउंडिंग। तो ये कहता है इस सिस्टम के अंदर या फिर इस सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में किसी तरह का कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे कोई अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब उस पूरे सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके लिए जरूरी कंडीशन यही है कि किसी तरह का कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो चाहे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कंसीडर किया जाए। क्लियर? तो ये कंडीशन जो होती है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की होती है। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आने तक इस सिस्टम में चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। अब जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा तो इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही क्वांटिटी चाहिए, उस एक क्वांटिटी से ही होल सिस्टम को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है तो वहां पे एक क्वांटिटी से हम किसी भी पूरे सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात हम आते हैं, नेक्स्ट है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। अब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है
तो इसके लिए जरूरी क्या होता है, इसके लिए जरूरी होता है कि किसी तरह का कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस विद इन सिस्टम या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम में तब तक चेंजेस होते रहेंगे जब तक कि दोनों अपने अपनी कंडीशन थर्मल की कंडीशन रिस्टोर नहीं कर लेते। और ये कब माना जाएगा, जब ये सिस्टम इस तरह से हो और इसकी जो वॉल्स हो या फिर बाउंड्री हो वो डायथर्मिक हो। डायथर्मिक कहने का मतलब होता है कि ये इसके बाहर इसके अंदर हीट का जो एक्सचेंज है वो हो सकता है। तो अगर हमने कहा कि ये सिस्टम है, ठीक है, और ये आपका सराउंडिंग है, तो इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है या विद इन सिस्टम टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो इस कंडीशन में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी और दोनों अपनी अपनी कंडीशन में बने रहेंगे। और उस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक सिंगल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक सिंगल वैल्यू ही काफी होगी पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह से ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो गया। एंड थर्ड इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जो भी सिस्टम हो उस सिस्टम के अंदर किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए मतलब देयर शुड नॉट बी एनी डिफ्यूजन और द सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन या डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मास का जो ट्रांसफर है वो सिस्टम से बाहर भी हो सकता है, सिस्टम से अंदर भी हो सकता है। किसका, मास का ट्रांसफर, ठीक है। अब अगर मास ट्रांसफर होगा इधर उधर तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन जो हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन कहीं से भी बैलेंस नहीं होगी, यानी उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी तो सिस्टम तब तक अंडर चेंज की कंडीशन में चलता रहेगा जब तक कि अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही रिस्टोर नहीं कर लेते। तो ऐसी कंडीशन में जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस कंडीशन में भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक सिंगल क्वांटिटी ही चाहिए जो पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देगी। क्योंकि इस पूरे सिस्टम में जो एक जगह की प्रॉपर्टी होगी वही हर एक अदर पार्ट की प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी सिस्टम में ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम है, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, दिस इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तीनों तरह के अगर इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो जो सिस्टम होगा वो अंडर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो सिस्टम होगा वो अंडर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। और तीसरी चीज कि अगर मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम है लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है तो उस कंडीशन में जो कंडीशन होगी सिस्टम की वो मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। और ये मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसको बहुत आप अटेंशन करिएगा, इसको फोकस करिएगा, इसको ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो बाकी का जो पार्ट्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका कवर करेंगे। तो जो पीछे का वीडियो आपका छूट चुका है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसको जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें ये समझ में आए कि आपको टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।